नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। पश्चिम बंगाल में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन असल खेला तो आम आदमी पार्टी में हो गया। बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी बंगाल से लेकर पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सब में इलेक्शन मोड में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी में ऑपरेशन लोटस से पंजाब में अरविंद केजरीवाल को कितना बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम वोटों की लड़ाई अभी क्यों शुरू हो गई, कहां शुरू हो गई, 2026 में ही 2027 की तैयारी कैसी है, वो तमाम तस्वीरें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगी। आंकड़े भी होंगे आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ 24 परगना जिले के नोआपाड़ा पुलिस स्टेशन के इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ है। इलाके के लोगों ने पुलिस स्टेशन एरिया में खाली पड़े घर के अंदर जोरदार आवाज सुनी। उन्हें शक है कि ये बम धमाका हो सकता है। अभी पुख्ता तौर पर ये जांच नहीं हो पाई है, ये पता नहीं चल पाया है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ, किस इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, किस तरीके का एक्सप्लोजिव था, लेकिन बम स्क्वाड टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया है। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है। उनके आने पर ही यह साफ हो पाएगा ये धमाका कैसे हुआ। तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। खाली घर के अंदर ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी, कुछ धुआं उठता भी आप देख पा रहे हैं। वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनके अंदर भी कुछ उनकी जो बातचीत से मैं एक अंदाजा लगा पा रही हूं कि कुछ बदहवासी सी वहां पर दिखाई दे रही है। ये ब्लास्ट किस तरीके का था, ये एक्सप्लोजिव किस तरीके का था, ये धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके घर में हुआ, और बीच इलेक्शन कैंपेन की तस्वीरें सामने आ रही है। आप जानते हैं कि पहले चरण का चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। किसी तरीके की बमबाजी की खबर नहीं, किसी तरीके की मारपीट, हत्या, आगजनी की कोई खबर नहीं आई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का चुनाव हो गया। लेकिन अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त धमाका हुआ है, एक खाली घर के अंदर ये धमाका हुआ। नोआपाड़ा पुलिस स्टेशन इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। खाली घर के अंदर ब्लास्ट की आवाज सुनाई थी। नॉर्थ 24 परगना में ये धमाका हुआ। इस धमाके के पीछे साजिश है कोई, किस तरीके का एक्सप्लोजिव था, किसकी वजह से ये धमाका हुआ, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। इससे जुड़ी हुई जैसी और खबर और अपडेट हमें मिलती है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात पश्चिम बंगाल के इस आखिरी रण की है और ये दूसरे फेज की फाइनल लड़ाई की है। पहले फेज में 93% वोटिंग के बाद हिंदू वोटर्स का जोश आई है। अब से 88 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। सवाल ये कि क्या दूसरे फेज का टर्नआउट भी 90% को पार करेगा। क्या बंगाल में इस बार कमल खिलेगा। बीजेपी पहले फेज में 110 के करीब सीट जीतने की एक्सपेक्टेशन और इनका दावा है। दूसरे राउंड के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। योगी आदित्यनाथ से लेकर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से लेकर नितिन नवीन, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब मिलकर इलेक्शन कैंपेन में आ गए हैं। नदिया की सड़कों पर हिंदू वोट को एकजुट करने की कोशिश है। बीजेपी का टारगेट 10 में से 7 हिंदुओं को वोट के लिए प्रेरित करना है, उनका वोट हासिल करना है। बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों की तरह इस बार हिंदू भी घर से निकल रहा है। बंगाल का हिंदू एकजुट हो रहा है, एक मुश्त होकर वोट कर रहा है।
अब सवाल मन में आपके भी ये आएगा कि हिंदुओं का वोट किसे जा रहा है, आज तक किसे जाता आया है। सेकेंड फेज में बंगाल के जिन 7 जिलों की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां तृणमूल कांग्रेस का होल्ड है। 142 सीटों में साउथ बंगाल की 107, ग्रेटर कोलकाता की 35 सीट है। साउथ बंगाल की 107 सीटों में से टीएमसी ने पिछली बार 89 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को केवल 18 सीट मिली। वहीं ग्रेटर कोलकाता की 35 सीट में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला, टीएमसी को 34 सीट पर जीत मिली। तो ये आंकड़ा वो है जो ये बताता है कि अगर बीजेपी को ये चुनाव जीतना है तो 10 में से 7 हिंदुओं का वोट हासिल करना है। और हिंदुओं का वोट हासिल कैसे होगा? जब ध्रुवीकरण होगा। और ध्रुवीकरण के लिए कौन सा चेहरा आगे किया गया? वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। एक बयान में उनका आपके सामने रखती हूं। इस बयान में उन्होंने सीधा सीधा टारगेट मुसलमानों को करते हुए हिंदुओं को आकर्षित करने की कोशिश की। खुले में हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि जिसे काबा की बात करनी है वो काबा चला जाए, लेकिन यहां भारत में राम मंदिर की बात होगी, हिंदुओं की बात होगी। आप सुने हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान और हिंदुओं को पोलराइज करने की उनकी ये रणनीति। फिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम करेंगे चर्चा। जो लोग काबा मदीना का बात करते हैं ना, ये लोगों को परमानेंटली काबा और मदीना चला जाना चाहिए। भारत में आप अयोध्या का बात बोलो, अगर आपको इच्छा है तो आप अजमेर शरीफ का बात बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहाँ काबा मदीना आप बोल रहे हो? मैं भी सुनता हूँ, ये लोगों का दिमाग में ही गड़बड़ी है। ये तो कह रहे हैं आप लोग मांस भात खाते नहीं हैं, आप सब बाहर वाले हैं, यहाँ पर आ गए। मेरे से खाते हैं ना कुछ खाते हैं, सब बाहर वाले हैं। मेरे से खतरा है ये। मेरे से बैठ के एक बार खाए ना, वो ज्यादा खाए कि हम ज्यादा खाएगा देख लेता हूँ। मैं तो उनसे 1 केजी ज्यादा खाऊंगा। 1 केजी ज्यादा खाएंगे? 1 केजी। तो 4 तारीख को आप खा रहे हैं आके यहाँ पर? मासेर झोल मांसर तरकारी। अब देखिए ये सवाल भी किससे किया जा रहा है? वो हेमंत बिस्वा शर्मा से किया जा रहा है। और असम की संस्कृति और बंगाल की संस्कृति में मछली कॉमन है, तो इसलिए ये सवाल ही बेमानी है कि कौन कितना खा सकता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसका लेकिन ये खैर ये हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने की जो रणनीति है। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रशीद किदवई जी हैं, अमिताभ तिवारी जी हैं, अनंत विजय जी हैं, समीर चौगांवकर जी है। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी, पहले तो हम बात क्योंकि एक सेफोलॉजिस्ट की जुबानी हम समझ ले, ये आंकड़ा क्या कहता है? ये हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किलो भर मास्ठेर झोल मैं अकेला खा के बता दूंगा, ये जो हेमंता कह रहे हैं ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है। जिसे काबा जाना है वो काबा जाए, यहां तो राम मंदिर की बात होगी। क्या हिंदू वोट इस पे इकट्ठा होता है? देखिए, 2 बातें हैं। एक है जो मछली खाने की बात है, वो लार्जली बंगाली आइडेंटिटी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं टीएमसी ने पहले भी 2021 के चुनाव के दौरान भी बीजेपी को बहरी घोटो यानी आउटसाइडर पार्टी का एक नैरेटिव चला था, और इस बार भी कि कौन कितना मछली खा सकता है या बीजेपी आएगी तो मछली बैन हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो नैरेटिव है वो इसी को साबित करने के लिए है कि बीजेपी कहीं ना कहीं, या बीजेपी के लीडर्स ये कहीं ना कहीं जो है कि बीजेपी एक आउटसाइडर पार्टी है। तो वो नैरेटिव तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर किसी पार्टी को पिछले 3 चुनावों से लगातार, यानी लोकसभा चुनाव भी जोड़ लें, तो 38 से 40% वोट शेयर मिल रहा है, तो आउटसाइडर्स का तो नहीं मिल रहा। इतनी आबादी तो आउटसाइडर्स की है नहीं बंगाल में। दूसरी बात आती है कि अब जो ये चरण है 142 सीटों का, ये एक डिफिकल्ट चरण जरूर है, क्योंकि पिछली बार इसमें बीजेपी को 18 सीटें आई थी। हालांकि लोकसभा लीड्स अगर देखेंगे तो इसमें 29 सीटें बीजेपी को आई थी लोकसभा 2024 के अनुसार। इस पूरे क्षेत्र में जो 142 सीटें हैं, लगभग अब 2011 के सेंसस के अनुसार 25 सीटें, 25% मुस्लिम आबादी है। ऑलमोस्ट 49 सीट्स है जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन 25-30% से अधिक है। अब यहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर डिलीशंस भी हुए हैं, वो भी एक बात देखने वाली है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद है 2026 के जो फेज 1 में जिस तरह से टर्नआउट बढ़ा है, उस तरह का टर्नआउट पैटर्न अगर रिपीट होता है तो ऐसा माना जाता है
कि माइनॉरिटीज का टर्नआउट हमेशा ज्यादा रहा है अक्रॉस इंडिया हिंदू समाज के कंपैरिजन में, लेकिन अगर वो ऑलरेडी 85-90% है तो वो पीक आउट कर चुका है। और कहीं ना कहीं हिंदू समाज का जो टर्नआउट है बंगाल में वो 75-80 के आसपास है पिछले चुनाव के हिसाब से। और अगर टर्नआउट बढ़ता है तो हिंदू समाज का टर्नआउट बढ़ेगा, और जिससे जो है वो बीजेपी को इस क्षेत्र में भी फायदा मिलेगा। तो आई थिंक इसी स्ट्रैटेजी पे जो है वो बीजेपी यहाँ पर चल रही है। अनंत जी, जो चर्चाएं चल रही हैं जिसमें खान पान का तरीका, लोक संस्कृति का तरीका, पहनावे की बात, रीजनैलिटी, बाहरी वाला मुद्दा तो अभी अमिताभ जी बता ही रहे थे कि कोई अब बाहरी वाला मुद्दा इस मर्तबा नहीं चल रहा है, वो खत्म हो गया। पिछले चुनाव में जो था वो बात वहीं खत्म हो गई। एक नए तरीके से परिवर्तन की लहर के साथ इस वक्त बीजेपी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। सवाल यह है कि क्या ये काम कर रहा है? क्या बीजेपी 2/3 बहुमत लेकर आ रही है? मीनाक्षी जी, देखिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर 4 तारीख को जब हम लोग आपके साथ बैठेंगे तब स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा, क्योंकि अभी 2/3 बहुमत या बहुमत बीजेपी को मिलने की भविष्यवाणी करना थोड़ा मतलब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब जो 125 या 107 सीटें दिखाई 142 सीटें दिखाई दे रही हैं, जिनमें अगर आप देखें तो ग्रेटर कोलकाता की जो सीटें दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी शून्य है। आप लगातार उस तथ्य को दर्शकों के सामने रख रही हैं कि उन 35 सीटों में 34 टीएमसी के पास है और एक किसी अन्य दल के पास है, और भारतीय जनता पार्टी को साउथ बंगाल में बहुत अच्छा करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो बहुत समय से साउथ बंगाल के इलाके के प्रभारी हैं और वहां काम भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार वो 20 से 21 सीटें जीतेंगे। सीट वाइज एनालिसिस करके उन्होंने बताया था, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे इस बात को लेकर कि इस बार कोलकाता, जिसको साउथ बंगाल कह सकते हैं, साउथ बंगाल इलाके में बीजेपी कम से कम आधी सीटों पर जीतेगी। तो अगर ऐसा होता है तो पहले चरण के मतदान के बाद जिस प्रकार के कयास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगा रहे हैं, उन कयासों को द्वितीय चरण के बाद क्या कहते हैं कि मजबूती मिलेगी। बहुत दिलचस्प बयान आपने अभी हिमंता का चलाया। बिहार और बंगाल सब जगह, असम में भी, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, ये जो इलाके हैं, यहाँ मासेर झोल और तरकारी कहते हैं। वो जो फिश का मतलब जो पोर्शन होता है, जो क्या कहते हैं फ्लैश होता है, उसको तरकारी कह के तो हिमंता बड़ा अच्छे से बोल रहे हैं कि 1 किलो कुल मिला के वो खा जाएंगे। लेकिन देखिए, ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ये सब सिर्फ चुनावी बयानबाजी है। जनता इस बार विकास और सुरक्षा के मुद्दे पे वोट डालेगी, ऐसा मेरा मानना है। ममता बनर्जी को 3 बार के एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी पूरी ताकत झोंकी है, मैं इसको फिर से अंडरलाइन करता हूं कि पूरी ताकत झोंकी है, उससे अगर चुनाव परिणाम में उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि ममता दीदी अपने चुनावी राजनीतिक जो उनका की चुनावी राजनीतिक इनिंग है उसकी सबसे डिफिकल्ट पारी खेल रही है। पिच भी उनके अनुकूल नहीं है, बॉलर भी उनके अनुकूल नहीं है, और फील्डिंग ऐसी सजाई गई है कि उनके लिए लंबे शॉट्स खेलना मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का स्कोर इस बार भारतीय जनता पार्टी के आसपास रहना चाहिए। बहुत अधिक डिफरेंस दोनों दलों में होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा, अगर मैं अपना अनुमान एक वाइल्ड गेस के तौर पर लगाऊं तो। अब राशिद जी, मैं अगर उन आंकड़ों को ही दर्शकों के सामने रख दूं कि बीजेपी की ये लड़ाई तो पहले से ही 34 माइनस से शुरू हो रही है दूसरे फेज में, क्योंकि 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर ममता बनर्जी के पिछली मर्तबा के जीत का मार्जिन ही 60,000 का था। अब वहां पर तो बीजेपी पहले से जानती है कि इन 34 सीटों में 60,000 के मार्जिन को पाट पाना तो आसान नहीं होने जा रहा। अब उसके आगे की लड़ाई उन्हें लड़नी है। तो अब ये बताएं कि चुनौती बीजेपी के लिए किस किस फ्रंट पर है और ममता बनर्जी के लिए किन फ्रंट पर है? देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि हर चुनाव बहुत मुश्किल माफ होता है। कीजिएगा आनंद जी, राशिद किदवई जी से मेरा सवाल था, मैं आ रही हूं आपके पास वापस। जी सॉरी। देखिए मीनाक्षी, हर चुनाव जो है हर राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जिस तरीके से हम उसका ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण की बात करते हैं वो 2 बुनियादी बातें बताना बहुत जरूरी होती है। एक तो यह है कि देश के जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हर व्यक्ति को वोट देने का हक
और उसका इक्वल मतलब उसका महत्व है। तो ये हिंदू मुसलमान जो है ये ज्यादा करने के लिए राजनीतिक दल, जैसे हमारे मित्र आनंद विजय जी कह रहे थे, वो कहेंगे और करेंगे, लेकिन इसको बहुत ज्यादा महत्व, अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि वोटर समझदार है, वो अपनी भूमिका समझता है। दूसरी बात ये होती है कि सीक्रेट बैलेट होता है और उसमें हमें किसी को पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति, कौन समुदाय, कौन सा जाति लिंग के आधार के ऊपर कौन किस राजनीतिक दल के लिए वोट डाल रहा है। ये सिर्फ हमें कयास लगाते हैं हमारे मित्र जैसे अमिताभ तिवारी जैसे लोग अंदाजा लगाते हैं। कयास लगा रही हूँ कि क्या मुस्लिम बीजेपी के लिए वोट करता है? अगर मैं बिल्कुल भी वो वाइल्ड बिल्कुल गेस कर लूं। नहीं, देखिए अनंत विजय, हाँ ऐसी संभव है। मैं आपको नागपुर की बताता हूँ, नागपुर में कम से कम ऐसे 150 जो कॉर्पोरेटर्स हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं और भाजपा के हैं। पूरे भारतीय जनसंघ का भी इतिहास है। आज राजनीतिक स्थिति दूसरी है और वहां के ऊपर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि एक राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण होगा, लेकिन राजनीतिक दल इस तरीके से खुलेआम नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता होती है। मीनाक्षी, सिर्फ एक बात करके मैं बात खत्म करूंगा। बाला साहब ठाकरे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल वोट देने से वंचित रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म और आस्था को राजनीति से जोड़ा था और उसके वो कसूरवार पाए गए थे। और ये अभी 90s की बात है, कोई बहुत पुरानी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो इन सब चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। भाजपा पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। पहले अगर 82% 83% लोग देते थे तो भय नहीं था। 82-83% अगर पोलिंग हो रही थी 2011 में, 2016 में, 2021 में, और अब 92 हो रही है, तो अब 6 लोगों ने ज्यादा वोट डाला है। ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे पहले तो 100 में से 10 लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिलता था और अब सबको मिल रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडे से हम थोड़ा सा अपने आप को तटस्थ रखना चाहिए हमें। ये इस पे आप अनंत जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? नहीं, इसमें क्या कहा जा सकता है, रशीद भाई का अपना आकलन होगा, लेकिन आम तौर पर जो धारणा है रशीद भाई कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहे जो भी करने वो वोट नहीं डालते हैं, और ये पूरे देश भर में देखा गया। और अपवाद कभी नियम नहीं होते हैं। ठीक है, आपने नागपुर का उदाहरण दिया, लेकिन कई बार कई इलाके में बहुत सारा कुछ निर्भर करता है व्यक्ति पर कि कैंडिडेट कौन है और उन कैंडिडेट्स के कैसे संबंध है। अब नागपुर में गडकरी जी को संभव है कि कुछ मुस्लिम वोट मिलते होंगे, लेकिन उसके आधार पर इस आकलन पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मुसलमान एज ए होल भारतीय जनता पार्टी को 1 या 1.5% भी पूरे देश में वोट डालते होंगे, क्योंकि उनकी राजनीति अलग है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अलग है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस प्रकार की है कि कई नेताओं को हमने सुना है कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। ये कहते हैं, बहुत डायरेक्टली कहते हैं, और ये भी उनको कहते हुए सुना है कि हम विनेबिलिटी पर लोगों को देते हैं, हम प्रतीकात्मक तौर पर अपने उम्मीदवार नहीं चुनते हैं। तो दोनों तरफ से मामला ऐसा है कि मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, और खास तौर पर इतने पोलराइज्ड स्टेट में, बंगाल में, जहां की जिस प्रकार से दोनों तरफ से इसको पोलराइजेशन को हवा दी गई है, उसमें मुझे बहुत कम उम्मीद है कि कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगा। हाँ, अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े कुछ मुसलमान वहां काम कर रहे होंगे जमीन पर तो संभव है, लेकिन मुझे तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े मुसलमानों पर भी संदेह है कि बंगाल मैं जैसे तो उस आधार पर बात कर सकती हूँ जो हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं या जो लाइव रिपोर्ट्स में खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, और मैंने अभी तक एक भी ऐसा मुस्लिम मतदाता नहीं देखा, महिला या पुरुष, जिसने ये कहा हो कि मैं बीजेपी को पसंद कर रहा हूँ या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या कुछ भी एक ऐसा इशारा जो ये समझ में आया कि पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बीजेपी को वोट करने जा रहा है। तो इतना तो तय है कि वो 34 सीटें तो बीजेपी वहां पर मुश्किल ही है, जहां पर 80 से 90% मुसलमान है, वहां पर बीजेपी जीत पाए। जी सर, एक सेकंड बोल लूं, एक वाक्य ऐड करना चाहता हूं बस जी। बहुत संभव है मीनाक्षी जी, बहुत संभव है कि रशीद भाई जैसे तरक्की पसंद मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हो। ठीक है, मैं अभी से थोड़े भवानीपुर की लड़ाई में लेकर आती हूँ। मीनाक्षी, मेरा पूरा जोर ये नहीं मैं कह रहा कि कौन सा वर्ग किसको वोट देता है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि ये सीक्रेट बैलेट हमारे देश में है, इसको किसी को पता नहीं होता, ये सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है। नहीं तो हम भी सर अनुमान ही लगा रहे हैं। अब एक अनुमान में भवानीपुर का लगाना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ समीर जी। भवानीपुर में ही जो मैं बंगाली हिंदू, गैर बंगाली हिंदू और मुस्लिम फैक्टर देख रही हूँ, तो बंगाली हिंदू जहां पर 42% है, गैर बंगाली हिंदू जहां पर 34% है, जिसमें 26% से ज्यादा आप कायस्थ मान ले, पूर्व भारतीय जिसमें आप बिहार से आने वाला इसका आंकड़ा 14% का मान ले, और मारवाड़ी हिंदू जिनका आंकड़ा 10.4% है,
और इसमें फिर अपर कास्ट हिंदू को भी आप काउंट कर ले समीर जी, जिनका आंकड़ा 7% से ज्यादा है। क्या भवानीपुर का चुनाव ममता बनर्जी के लिए फंस सकता है? क्या ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि ये चुनाव शुभेंदु अधिकारी निकाले, नंदीग्राम पार्ट 2 हो जाए? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए बहुत आसान चुनाव होने नहीं जा रहा है। देखिए, अगर जिस तरीके से पिछले चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम पर गई और वहां चुनाव हारी थी, और इस बार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम नहीं चुना और भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है, और जिस तरीके से वहां पर शुभेंदु ने नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ा और भवानीपुर भी चुनौती देने ममता के लिए आए, जिस तरीके से ममता बनर्जी का पूरे भवानीपुर में प्रचार के दिन समय नजर आया, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी वहां पर जब अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि भाई किसी भी स्थिति में ममता दीदी को अच्छे वोट से जिताना है। तो उनका ये डर बता रहा था, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वहां पर अमित शाह जी ने संगठन देखा है, हिंदुत्व की वहां लगातार बात हो रही है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदू वोटर हमें मिलेगा। अब उसको, उन वोटर्स को आप बंगाली हिंदू या नॉर्थ इंडिया के हिंदुओं में बांटना ठीक नहीं मुझे लगता है। शुभेंदु अधिकारी खुद बंगला से आते हैं, वो बंगाली हिंदू है। इसके अलावा उत्तर भारत के जो वहां पर लोग हैं, गुजराती कम्युनिटी के लोग हैं, कायस्थ लोग हैं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बिहार के कायस्थ नेताओं को भेजा है, गुजरात के कई लोगों को वहां पर गुजराती लोगों को भेजा है, तो जो जिस जाति का जहां पर वोटर से भवानीपुर में, वहां जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई कैबिनेट मंत्री को, एमएलए को, एमएलए को, कई पार्षद लोगों को, संगठन के लोगों को लगाया है, जिस तरीके से भवानीपुर में ममता बनर्जी की घेराबंदी की है, जो अमित शाह जी ने कहा था कि भवानीपुर में प्रचार करते समय कि एक भवानीपुर सीट आप जितवा दीजिए, ममता बनर्जी पूरी सीटें हार जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि वो भवानीपुर का एक जो अमित शाह जी का संदेश था, हालांकि एक आंकड़ा ये भी है कि सर, जो जादवपुर जीतता है फिर वहां से परिवर्तन की लहर ऐसी आती है, वहां पश्चिम बंगाल का रंग रूप बदल जाता है। जब कांग्रेस से लेफ्ट ने छीना, तब भी जादवपुर छीना पहले और पूरा बंगाल छीन लिया, और उसके बाद फिर टीएमसी ने भी वही जादवपुर छीना, और उसके बाद तब से वो सत्ता में बनी हुई है। मेरा सवाल अमिताभ जी आपसे यही है कि क्या भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए इसलिए मुश्किल होने जा रहा है क्योंकि कुछ एफआईआर के तहत जो डिलीशन हुए वो ममता बनर्जी की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, या ये जो नॉन बंगाली हिंदू वोटर हैं वो सिरदर्द हो सकते हैं ममता बनर्जी के लिए? ये भवानीपुर की लड़ाई कितनी कॉम्प्लेक्स है? जी, भवानीपुर की लड़ाई इस बार कॉम्प्लेक्स जरूर है, क्योंकि पिछली बार 47,000 का मार्जिन था ममता बनर्जी का 2021 के चुनाव में, और लगभग 46,000 वोटर्स के नाम यहाँ पे डिलीट हुए हैं। लोकसभा 2024 के हिसाब से लगभग 8,000 की लीड है, जिसके बनिस्बत 46,000 वोटर्स के नाम डिलीट हुए हैं। तो ये कॉन्टेस्ट जरूर उनके लिए टफ हो सकता है इस बार, क्योंकि पार्टी खुद ही ये आक्षेप और आरोप लगा रही है कि उनके कोर वोटर सपोर्टर्स के नाम जो है वो काट दिए गए हैं। और जो आप बता भी रही हैं कि लगभग 34% जो हो सकता है, जिसको आप प्रवासी या नॉन बंगाली हिंदू आप जो कह रहे हैं, हो सकता है कि पहले क्योंकि टीएमसी के ही जीतने के चांसेस थे, जो आउटसाइडर्स या नॉन प्रवासी या नॉन बंगाली हिंदू हैं, हो सकता है कि वो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हो। बट अगर इस बार ऐसा माहौल बन जाता है कि भाजपा जीत रही है, तो हो सकता है कि इनका जो झुकाव हो वो भाजपा की तरफ देखने को मिले। देखिए, पूरे फेज 2 में, अभी मैं वही देख रहा था अपने शीट पे, 50 सीटों पर 142 में से एसआईआर डिलीशंस तृणमूल कांग्रेस के एवरेज विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। तो जो हम कलकत्ता और हावड़ा की बात कर रहे थे अभी अनंत भाई साहब की, 11-0 था और 16-0 था, 27-0 था इन दो जिलों में। कलकत्ता में एवरेज विक्ट्री मार्जिन टीएमसी की 44,000 या 45,000 थी, डिलीशन 60,000 पर सीट। हावड़ा में एवरेज विक्ट्री मार्जिन मुझे लगता है 23,000 24,000 था, और डिलीशंस 17,000 18,000 हुए हैं। तो डिलीशंस का भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि जिसको छप्पा वोटर या बोगस वोटर, डुप्लीकेट वोटर, हालांकि ये मतलब बंगाल में आज से नहीं, मतलब ये लेफ्ट के रूल में भी और फिर टीएमसी के रूल में चला आ रहा है। तो अगर छप्पा वोटरों की की सफाई हो गई है या वोटर रोल्स का प्यूरिफिकेशन हो गया है, कंबाइंड विथ जो भद्रलोक जो कोर सपोर्ट बेस है, उसमें जो क्रैक्स दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ करप्शन, वुमेन सेफ्टी, लैक ऑफ डेवलपमेंट एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें मिल करके जो है वो जो ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं उसको बढ़ा रही हैं।
अच्छा, बंगाल विजय को लेकर तो सर बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है कि बंगाल तो अगर 110 सीटों से ज्यादा अमित शाह ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो लेकर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में पहले ही चरण में, तो दूसरे चरण का चुनाव क्या कहता है वो हमें बस कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन बंगाल विजय के अलावा वो इस वक्त उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर भी अपनी तैयारी फुल मोड में चला रहे हैं। तब आप देखिए यूपी और पंजाब में अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ खेला कर दिया है। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने बगावत करके बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। मीठा भी खा लिया, खिला भी दिया, आम आदमी पार्टी का मुंह कड़वा कर दिया। बागी सांसदों के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी आज शाम राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत सभी बागी राज्यसभा सांसदों के खिलाफ राज्यसभा सचिवालय में शिकायत दर्ज करेगी। आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता की तरफ से पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की जाएगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से राघव और दूसरे सांसद अलग गुट बनाने के बाद भी बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनकी सदस्यता चली जाएगी। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान तो कहते हैं कि राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। पंजाब के विधायकों के साथ राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगे। बीजेपी में शामिल पंजाब के राज्यसभा सांसदों को रिकॉल करने की मांग भी रखेंगे। एक बयान मैं आपके सामने रख देती हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। यह कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है। यह 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में साफ तौर पे लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की टूट, वो चाहे भले ही 2/3 संख्या की हो, 7 की जगह 8 हो, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। इसलिए मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए। समीर जी, राघव चड्ढा गलत, संदीप पाठक गलत, अशोक मित्तल जिसके घर में अरविंद केजरीवाल खुद रह रहे थे जब तक उनको घर अलॉट नहीं हुआ, वो भी गलत। बस अरविंद केजरीवाल सही रह गए क्या इस पार्टी में? क्या अरविंद केजरीवाल को किसी आत्ममंथन की जरूरत नहीं है? एक एक करके आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर सब अलग होते चले गए, लेकिन अभी भी यही अलग होने वाले गलत, अरविंद केजरीवाल सही। देखिए मीनाक्षी, वो तो एक कहावत है ना, अगर खाता ना वही, जो अरविंद केजरीवाल कहे वही सही। तो आम आदमी पार्टी में तो वैसी स्थिति कि जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे वही पूर्व दिशा है, आपको वही मानना पड़ेगी। कोई दूसरा पहला लीडर बन नहीं सकता, आपकी कोई सुनवाई हो नहीं सकती। ठीक है, राघव चड्ढा के बारे में कहा जा सकता है कि भाई अरविंद केजरीवाल से नहीं बन रही थी, स्वाति मालीवाल का प्रकरण सबको पता है। मित्तल साहब का समझ में आ सकता है कि भाई उनका रेट पड़ी तो वो डर के मारे चले गए। लेकिन संदीप पाठक जा रहे, संदीप पाठक कैसे चले गए भाई? संदीप पाठक रहे, हरभजन सिंह जैसे क्रिकेटर जिनका किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उनको आपको राज्यसभा भेजा। तमाम ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई जांच नहीं थी, जो आपके लिए बहुत कमिटेड थे। संदीप पाठक अगर जा रहा है तो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल किस तानाशाह वृत्ति से काम करते होंगे कि आपका सबसे करीबी व्यक्ति जो संगठन का पूरा काम देखता रहा, आपका सबसे विश्वस्त आदमी था, वो पार्टी छोड़ के जा रहा है। मतलब अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनोज सिसोदिया के अलावा कोई रहना नहीं चाहता। और संजय सिंह जी भी क्यों रहना चाहते हैं ये सबको पता है, मनीष सिसोदिया भी क्यों रहते जानते हैं। इन 3 के अलावा कोई पार्टी में ऐसा नहीं है। और सिर्फ अभी राज्यसभा के सांसद दिख रहे हैं हमको। आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायकों का एक बड़ा वर्ग टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाला है। बातचीत लगभग हो चुकी है और ये किसी भी दिन हो सकता है। हो सकता है अगले 48 घंटे में हो, या हो सकता है 72 घंटे में हो, या 15 दिन में हो। यह तय है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट होगी
और विधायकों का भी एक बड़ा वर्ग हमें दिखेगा कि जो अरविंद केजरीवाल को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाला है। ये बताता है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल किस तानाशाही वृत्ति से काम करते हैं। मेरा सवाल फिर ये है कि आप पंजाब, हम जानते हैं कि 10 महीने ही रह गए हैं पंजाब चुनाव में, और वहां पर 7 सांसदों की बगावत आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकती है। लेकिन अनंत जी, क्या ये इतना बड़ा झटका है कि पंजाब में बीजेपी को कुछ गेन करा दे, या जैसा अभी समीर जी कह रहे हैं कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के बहुत से विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, यहां पे बड़ी टूट हो सकती है? देखिए, समीर जी की अपनी जानकारी होगी, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है दिल्ली के विधानसभा के विधायकों के टूट होने की। लेकिन हाँ, कल मैं बहुत सारे जगहों पर लोगों से बात की पंजाब में, तो पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक हैं, लेकिन वहां बहुत बड़ी संख्या में उनको डिफेक्शन कराना होगा। वो 68 की संख्या होती है, लगभग 68 या 69 के विधायकों को एक साथ इधर आना होगा, तभी सबकी सदस्यता बच पाएगी। ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन राजनीति में आंकड़ों के अलावा जो लगता है मुझे, मीनाक्षी जी, सबसे बड़ा जो काम होता है, जो सबसे बड़ा कदम होता है, वो होता है कि विपक्षी को मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना। और जो 8 महीने चुनाव के बचे हैं पंजाब के, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपनी रणनीति प्रारंभ कर दी है और विपक्षी दलों को दबाव में लेना शुरू कर दिया है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को कितना गेन होगा नहीं होगा इन राज्यसभा सदस्यों के मार्फत मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इनमें जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हरभजन सिंह, वो अपने दम पर कितना वोट दिला सकते हैं, अशोक मित्तल जो लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो कितना दिला सकते हैं। ये वोट का मामला नहीं है, मामला मनोवैज्ञानिक है। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने साथियों का चयन करेगी। अगर अकाली दल को ऐसा प्रतीत होगा कि इस मनोवैज्ञानिक खेल में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है, तो संभव है कि जो जूनियर बादल हैं, वो अपनी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ कर ले। हाँ, इतना अवश्य है कि पंजाब में काम करने वाले 2 बड़े रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ा है। एक राघव चड्ढा का, जिनको बहुत दिनों तक पंजाब में सुपर चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता रहा, और दूसरे संदीप पाठक को, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति बनाई। उन्होंने सारी जो कास्ट का क्या इक्वेशन है, सोशल इक्वेशन क्या, इन सब चीजों पर बहुत उनकी पकड़ है। तो मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में पहले से मौजूद हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीतियां तय करते हैं। उसमें संदीप पाठक कितना ऐड कर पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। एक बयान है, 7 सांसदों की बगावत से पंजाब की सियासत में जिस तरह की उथल पुथल मची है। पंजाब सरकार में मंत्री हैं बलबीर सिंह, उन्होंने मनीष सिसोदिया से उनके आवास पर मुलाकात की है, और बलबीर सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी पंजाब में ऑपरेशन लोटस कर रही है। जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ किया, वही पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ करने की कोशिश हो रही है। ये बयान सुना देते हैं। हम तो मिलते रहते हैं, अपने लीडरों से मिलना भी चाहिए। और जिन लोगों को हमने चुन के भेजा था पंजाब के एमएलएज ने, उन्होंने हमें बिट्रे किया है, विश्वासघात किया हमारे साथ, और पंजाब की जनता के मुद्दे उठाने के लिए उनको भेजा था और पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया उन्होंने। अगर उनमें कोई थोड़ी सी भी मॉरल वैल्यू होती है तो वो रिजाइन करके जाते हैं। तो आप अगर जो इनकी भाषा है बीजेपी वालों में, क्रोनोलॉजी देखोगे आप, तो हमारे एक एमपी के ऊपर रेड होता है, ठीक है जी, 3-4 दिन लगातार रेड चलता है। जब तक वो डॉटेड लाइन पे साइन नहीं कर देता तब तक वो रेड चलता रहता है। तो इसी तरह से जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, जो बाकी जगह पे ये करते हैं, जो पूरे पंजाब में किया, जो शिवसेना के साथ खेल किया उन्होंने, जो एनसीपी के साथ किया, जो बाकी इन्होंने असम में किया, जो बंगाल में किया, तो वही खेल जो लोटस का ऑपरेशन लोटस है, वही ये पंजाब में करना चाहते हैं और पंजाब को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और भगवंत मान गवर्नमेंट जो काम कर रही है, तो इनको लगा कि हमारा तो कोई स्कोप नहीं है, तो इन्होंने ये डिसरप्टिव जो इनकी राजनीति है, उसमें सारा डर भी यूज करते हैं, फियर भी यूज करते हैं और लालच भी यूज करते हैं। ये सारे हथकंडे अपनाते हैं और वो इन्होंने अपनाए हैं यहाँ पे। एक रीसेंट स्टेटमेंट और है राघव चड्ढा का, वो भी हम आपको सुना देते हैं। हर वो सच्चा देशभक्त आदमी जिसने आम आदमी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, आज हर वो व्यक्ति या तो आम आदमी पार्टी को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है। क्योंकि हर ईमानदार मेहनतकश आदमी को ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची और आम आदमी पार्टी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। इसी के चलते एक एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया।
बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान ये ताकत देता है, ये प्रावधान देता है चुने हुए सांसदों को कि यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चली गई है या पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है, तो वे अपनी पार्टी को त्याग सकते हैं, अधिकांश सांसद अगर चाहें, और उसके लिए 2/3 या 2/3 से ज्यादा की लिमिट तय करी गई। इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। और जो लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता, कि डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज दिल्ली में शीश महल पार्ट 2 बनकर आया है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, और उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जब पहला वाला शीश महल बना था, उसकी वजह से मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हुई थी। और अगर सबसे बड़ा कारण दिल्ली चुनाव हारने का कुछ था, आम आदमी पार्टी की हार का जो मुख्य कारण था, उसमें वो शीश महल था। अब राशिद जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बशीर बद्र कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी हो, ये सच है, जिंदगी का भी मगर भरोसा नहीं होता। अब क्या हो गया राघव चड्ढा जी को? शीश महल पार्ट 2 भी वो गिना रहे हैं। मीनाक्षी, यहीं पर एक और भी शेर है कि वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें यकीन था कि कसूर हमारा ही निकलेगा। देखिए, 10th शेड्यूल में बहुत साफ बात व्याख्या की गई है दल बदल कानून की, कि दल बदल कानून जो है वो राजनीतिक दल में होता है, वो उसके पार्लियामेंट्री पार्टी या लेजिस्लेटिव पार्टी में नहीं होता। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब ये भारी दल बदल हुआ था तो उस समय हाईकोर्ट का जजमेंट आया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है। तो उसके ऊपर जो है, देखिए आप विडंबना देखिए कि राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों के उसके ऊपर उनकी ताकत पे या उनके बूते के ऊपर वो राज्यसभा में आते हैं और वो कह रहे हैं, और जो विधायक है, जो मतलब उनका वोटर है, वो तो उधर ही खड़ा है आम आदमी पार्टी में, और जो संदीप पाठक की मजबूरी बताएं ना मुझे। मैं राघव चड्ढा की समझ सकती हूँ, अशोक मित्तल की समझ सकती हूँ, अभी समीर जी ने सारे नाम गिनवा दिए ये, लेकिन ये कौन सी मजबूरियां हैं जो संदीप पाठक भी बेवफा हो गए? मैं बताता हूँ मीनाक्षी, देखिए एक बहुत अच्छी एक वॉशिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। आप उसमें फ्रंट लोडिंग कर सकते हैं, अपलोडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होता, उसमें कोई पावर फेलियर नहीं होता, कोई लीकेज नहीं होता, और बहुत ही साफ सुथरे, बिल्कुल क्लीन शुद्ध इमेज में। और उस वॉशिंग मशीन का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसमें जो चला जाता है, 3 दिन पहले ईडी की रेड जिस आदमी पे होती है, वो आदमी बिल्कुल पाक साफ हो जाता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। तो मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैं मित्तल साहब का समझ सकती हूँ, मैं हर बिजनेसमैन का समझ सकती हूँ, मैं राघव चड्ढा की भी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को समझ सकती हूँ। संदीप पाठक, उनका क्या स्टेक पर लगा? उन्होंने क्यों ये पार्टी छोड़ी? वो तो कभी पिक्चर में आए ही नहीं, कभी सुर्खियां बटोरने की कोशिश नहीं की, फिर भी उन्होंने पार्टी से किनारा किया, तो कोई तो कारण रहा होगा। मैं अनंत जी 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन अमिताभ जी, बार बार ये जो चर्चा चल रही है, और कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं पंजाब के, ये कह रहे हैं कि अब मैं तो ये मांग करता हूं कि भगवंत मान सरकार को अपना विश्वास मत साबित करना होगा, उन्हें अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी। क्या ऐसी सिचुएशन भी है पंजाब में? नहीं, देखिए, अगर मेजॉरिटी उनको साबित करनी होगी तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है सबसे बड़ी। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ले आए और वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, बात साफ है कि चुनाव है 10 महीने में। वहां पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है उसने, लेकिन आप अगर देखेंगे तो बाई पोल्स में आम आदमी पार्टी वहां जीत करके उभर रही है। लार्जली क्यों? जैसा समीर सर ने कहा कि वहां पर विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है। कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी और एक अकाली दल का भी फैक्शन है जो लोकसभा सीटें 1 या 2 जीतने में कामयाब हुआ था। तो जब तक विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है, यानी अकाली दल और भाजपा का एक अलायंस, और ये जो 7 लोग एमपीज जुड़ करके आए हैं, तब तक या अगले कुछ दिनों में
जब तक आप आदमी पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी में कोई ऐसा विस्फोट नहीं होता, तब तक मुझे लग रहा है कि कोई भी भविष्यवाणी करना जो है वो उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अभी उनके पास एक मास्टर बचा हुआ है, जो है महिलाओं को जो प्रॉमिस किया था 1,000 रुपए देने का, वो मुझे लग रहा है अब वो शुरू करने वाली है वो सरकार। और हमने देखा है कि जिस भी सरकार ने ये वादा पूरा किया है, वो सरकार ज्यादातर चुन करके वापस आई है। तो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी वहां पर बहुत कमजोर है। और जब तक बीजेपी का वोट शेयर मैं देख रही हूँ 6.6% के साथ मात्र 2 सीट है। 73 पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 2 सीट पर है। लेकिन बात परसेप्शन की है, जो थोड़ी देर पहले अनंत जी कह रहे थे। अनंत जी, एक क्विक कमेंट आप पंजाब पर देना चाहें, फिर मैं यूपी की बात छेड़ूंगी। अब पंजाब पर तो बहुत लंबी बातचीत हो भी गई, और पंजाब में देखिए, विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगा, मतलब मेरा अपना मानना है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल एक साथ नहीं आएंगे, कोई फॉर्मेडेबल अलायंस विपक्ष का बनेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी पर ठीक है, पंजाब में कांग्रेस को भी हिंदू पार्टी माना जाता है और उसके ऐतिहासिक कारण है। अगर उसको हिंदू पार्टी नहीं माना जाता तो जितने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी, तो मुझे लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन करती है तो। ठीक, बात यूपी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त हलचल वाला दिन है, क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर जयंत चौधरी तक अपनी जान लगाना शुरू कर चुके हैं। जाट और मुस्लिम वोट की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जाट वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने आज गाजियाबाद के किसानों से बातचीत की। अखिलेश यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गाजियाबाद के किसान नेताओं से बात की। जयंत चौधरी 27 के इलेक्शन में जाट और मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश में है, और इसी के तहत जयंत चौधरी ने भी आज मेरठ में मुस्लिम बहुल सीट पर एकता रैली की। मेरठ के सिवाल खास में आरएलडी की एकता रैली हुई। सिवाल खास से मौजूद विधायक आरएलडी के मुस्लिम विधायक ही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाट समीकरण को साधने की कोशिश में आरएलडी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो 27 के चुनाव में यूपी जीतने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और मुस्लिम वोटों का समीकरण क्यों अहम है, वो एक बार जल्दी से आपको बता दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21% दलित वोटर है और 20% मुस्लिम, 17% जाट वोटर है और यादव 13% है। जबकि ठाकुर और ब्राह्मण की अगर आबादी आप देखें तो वो 28% की है। 2022 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 54% जाट ने बीजेपी को वोट दिया था। वहीं 33% जाट समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में वोट करते कैलकुलेट हुए। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 79% मुसलमानों ने सपा गठबंधन को वोट दिया, जबकि बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों का 8% वोट मिला था। तो अब जयंत चौधरी ये चाह रहे हैं कि 60% को मिलकर आरएलडी, देखिए 2022 में जब चुनाव लड़ा था तब सपा और आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। तो समीर जी, पहले तो ये, आज जब मैं इस पर कुछ और पत्रकारों से चर्चा कर रही थी और ग्राउंड रिपोर्टर से जब मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि एक बहुत ही अलग सा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब जाट नेता बीजेपी के साथ मिलकर पॉलिटिक्स करता है तो जाटों के बीच में वो ज्यादा फैलता है, ज्यादा सिक्योर करता है। लेकिन जब वही ताकत समाजवादी पार्टी के साथ या मुस्लिमों के साथ मिलकर लड़ती है तो उसके अनुपात में कम दिखाई देती है। पहले तो मैं इस एनालिसिस को भी थोड़ा और समझना चाह रही हूं कि क्या वाकई में ऐसा है, जाट बीजेपी के साथ ज्यादा अलाइन कर पाता है बनिस्बत इसके कि मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन समाजवादी के पार्टी के साथ अलाइन हो? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद जिस तरीके से जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, इसके सबसे बड़ा उदाहरण तो हरियाणा है। वह हुड्डा साहब इतने बड़े लीडर होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाई। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी पहले अगर आप देखें तो जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था कि भाई एक जाट लीडर है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेहतर हमें करना है, तो हमें एक जाट लीडर लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को साथ में लेकर आई, केंद्र में उनको मंत्री बनाया। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि उनके पास उनके यादव वोट बैंक है, मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है, और पीडीए वो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पीडीए ने उनका साथ दिया, उन्हें लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ आएगा। तो अब अगर जाट भी उनके साथ जुड़ता है तो उनको लगता है कि एक बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव को लगता है कि उनके साथ बनेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी जाट लीडर अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहां स्ट्रॉन्ग संगठन का काम है, संघ का वहां जन स्तर पर काम है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट, क्योंकि जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी वहां ठीक ठाक है, तो बड़ा जाट वोट बैंक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ
रहेगा, जी। लेकिन क्या जयंत चौधरी रहेंगे? क्योंकि बीच में जिस तरीके से राजनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रही थी, जयंत चौधरी के जो बयान आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि शायद वो नाराज है मुसलमानों को लेकर। जिस तरीके से बयान आ रहे थे, जयंत चौधरी उसको पसंद नहीं कर रहे थे। तो जयंत चौधरी, अजीत चौधरी की तो राजनीति जाट और मुस्लिम के साथ रही है, तो क्या जयंत चौधरी मुसलमानों पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान जिस तरीके से अल्टी पल्टी का दौर चलता है उसमें तो कहना बहुत मुश्किल है कि आज कौन किसके साथ और कल कौन किसके खिलाफ हो जाए। लेकिन जयंत चौधरी के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% जाट का 120 सीटों पर अमिताभ जी सीधा असर है, जबकि 45 से 50 सीटों पर जाट वोट हार और जीत को तय करता है। मेरठ से लेकर मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, तमाम वो लिस्ट मैं दर्शकों के सामने रख रही हूं जहां पर ये जाट और मुस्लिम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2017 का चुनाव आप देख लें या 2022 का चुनाव आप देख लें, 2022 में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के अलायंस में थे, उसके बाद भी बीजेपी को जाट समाज का ज्यादा समर्थन मिला था, जैसा समीर सर भी कह रहे हैं। तो बिना जयंत चौधरी के भी जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन काम करने के बावजूद 2022 के चुनाव में ज्यादा सपोर्ट, यानी लगभग 47-48% सपोर्ट जो है वो बीजेपी को ही मिला था। हाँ, उनके आने से मजबूत हो जाता है ये अलायंस फॉर श्योर, लेकिन आरएलडी जो भी विधानसभा सीटें जीत के आई है, मुझे लगता है 6 या 7 जो भी 5 या 6 जीते हैं उन्होंने, वो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के बल पर वो जीत करके आए हैं। यानी समाजवादी पार्टी का जो वोट ट्रांसफर हुआ है उन्हें, उसकी बदौलत वो जीत करके आए थे। जाट और मुस्लिम समाज का ये कॉम्बिनेशन जो है वेस्टर्न यूपी में थियोरेटिकली तो लगता है कि बहुत आसान है, बट ये बहुत ही फ्रजाइल कॉम्बिनेशन है जो कि सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और आरएलडी क्योंकि अब भाजपा में है तो मुश्किल है कि जाट और मुस्लिम दोनों समुदाय का सपोर्ट जो है वो आरएलडी को मिले। आरएलडी की ये कोशिश रहेगी कि अपने उनके पास जो जाट सपोर्ट है और ऑलरेडी बीजेपी के पास जाट समाज का एक मैक्सिमम पोर्शन का सपोर्ट है, दोनों का सपोर्ट जब कंबाइन होगा तो उसके बेसिस पर वो अपनी सीटें जो है वो निकालने में कामयाब रहे। सर राशिद जी, बहुत छोटा सा आपका क्विक कमेंट, आपका असेसमेंट क्या है? जी देखिए, छोटे चौधरी की बहुत वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा साख है, उनके पिता की, उनकी दादा की, और मुसलमान उनको एक अच्छी नजर से देखते हैं और जयंत चौधरी वहां पर एक प्रभाव डाल भी सकते हैं। इसी लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें आती है कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, जो बुलडोजर कल्चर है, उससे आके थोड़ा जयंत चौधरी का एक क्लैश होता है राजनीतिक रूप से, और यही एक बड़ी अड़चन है। नहीं तो जयंत चौधरी जो है भाजपा के एक अलाई होने के बावजूद जो है आरएलडी के नेता के रूप में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के वोट वो पा सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी साख है। लोग असेंबली में देखिए अपना आदमी चुनना चाहते हैं और जयंत चौधरी उनके अपने आदमी है। जी राशिद जी, अमिताभ जी और समीर जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।